तो ये हमारा जो पेपर हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये CUET UG मैथमेटिक्स को जो 2022 में हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे इन सारे कंसेप्ट्स और टॉपिक पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एज अ गो थ्रू एज अ पार्ट ऑफ योर रिवीजन मैंने सोचा कि एक बार इसको फटाफट ये डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि CUET में ओरिजिनली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसमें कितनी डेप्थ है, या वो सीधे सीधे आ रहे हैं या कहीं थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है 2022 का, वैसे 3-4 सेट में हुए थे ऑलरेडी, मटेरियल में हमने सारा कुछ आपको दे रखा है, बट एक हमने सेशन यहाँ पे लिया है 2022 का। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्या कह रहा है Aij, इसमें ये कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट इज लाइक दिस और Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij, ये सबस्क्रिप्ट में है लाइक दिस। ठीक है, अब कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। आपको याद है कि जब डिटर्मिनेंट हमने शुरू किया था, डिटर्मिनेंट जब मैंने आपको बताया था, आपको के पास अगर इस टाइप की कोई चीज है लाइक यहां पर डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको मैंने क्या बताया था, ये चाहे आप फर्स्ट रो से आप इसको एक्सपेंड कर दो, चाहे आप सेकंड रो से एक्सपेंड कर दो, सबके लिए, चाहे इसको आप थर्ड रो से, या फिर कॉलम में चाहे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम में। अब एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे इससे कर रहे हैं तो A11 लिखेंगे इंटू इसका कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर को A11 रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इसके बाद ये एलिमेंट लिखेंगे उसको कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट लिखेंगे उसका कोफैक्टर। आपको माइनस नहीं लगाना है, क्यों? जब आप कोफैक्टर को ओपन करोगे वहीं से प्लस माइनस निकल के आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एलिमेंट डायरेक्ट लिख के उसका कोफैक्टर कैलकुलेट करोगे तो प्लस माइनस का वहां पे ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि भाई Aij हमारा जो है, Aij जो है हमारा है, यहाँ पर जो दे रखा है Aij कोफैक्टर है Aij का, ये Aij इस टाइप का सबस्क्रिप्ट में है, प्रिंटिंग एरर इस टाइप का। अब यहाँ पे देखो सब में क्या है, A11, A12, A13, यानी ये हमारा फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड हो रहा है, यानी A11 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 यूज होगा, यानी इसमें यूज होगा कैपिटल A11, इसमें यूज होगा कैपिटल A12 और इसमें यूज होगा कैपिटल A13। तो यानी A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस, माइनस मत कर देना क्योंकि नॉर्मली जब हम एक्सपेंड करते हैं तो बीच में माइनस आता है। क्यों? क्योंकि इसके कोफैक्टर के साइन में ही माइनस आ जाता है यहाँ पर, और इसका प्लस होता है, इसका प्लस होता है। तो उस चीज में ये क्वेश्चन आपको ले ही नहीं जा रहा है कि साइन क्या है। आपको क्या करना है, A11 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू इसका कोफैक्टर। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, A11 के साथ A31 आने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन हो गया गलत। A11 के साथ A11 ठीक है, तो A12 के साथ A21 आ गया, तो ये भी गलत हो गया उस हिसाब से। अब तीसरा सही होके क्या करेगा, एक चीज गलत होगी, इसमें भी ये भी मिसमैच हो गया, A21 के साथ A11 आ रहा था, ये बात भी गलत हो गई। ये यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, A11 के साथ उसका कोफैक्टर प्लस A21 के साथ उसका कोफैक्टर प्लस A31 के साथ उसका कोफैक्टर, यानी A11, यहाँ देखो ध्यान से, A11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर। सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने क्लास देखा है, शुरुआत से मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं, तो ये क्वेश्चन देखते ही आप कर दोगे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन फंसा के भी पूछ सकता है, जैसे सेकंड के हिसाब से दे देगा। सपोज यहाँ पर ये प्लस माइनस का खेल खेल रहा है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। जब कोफैक्टर अभी आपने निकाला ही नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको केवल एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर देख लेना। अब ये ध्यान रखना, अगर इसके हिसाब से दिया जाता है, यानी A11 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू उसका कोफैक्टर A21 प्लस A31 इंटू उसका कोफैक्टर A31, ये कई तरीके से निकाला जा सकता है। इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A32 इंटू कैपिटल A31। वैसे ही इससे भी निकाल सकते हैं,
इस थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं, सेकंड रो से भी। आप बस ये ध्यान रखना है कि डायगोनल वायगोनल से नहीं निकलता है, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट का बेसिक रूल है उसमें डायगोनल को एंटरटेन नहीं किया जाता। ये सिंपल सी बात है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन है। स्क्यू मैट्रिक्स मैंने आपको चीख चीख कर क्लास में बताया कि बेटा इस पे क्वेश्चन आने वाला है, अगर ये चूक जाओगे समझना तो फंस जाओगे। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया। स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ध्यान रखना होगा, मैंने क्या बताया था, डायगोनल पे हमेशा एलिमेंट क्या होता है, जीरो, बाबा जी का ठुल्लू। और यहां पे जो एलिमेंट रहेगा ये, यानी ये और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, यानी यहां पर जो रहेगा यहां पर उसका माइनस रहेगा, यहां पर जो रहेगा यहां पर उसका माइनस रहेगा, यहां पर जो रहेगा इसका माइनस ऑलरेडी दिख रहा है, और यहां पर जीरो है। आपको क्या ध्यान रखना है, आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वहां ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, डबल एफर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये अपोजिट साइन करेंगे और डायगोनल पे हमेशा एलिमेंट जीरो रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक ऑलरेडी इसको बोल रहा है ना भाई, तो y डायगोनल पे जीरो, यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। पहली बात हमारी है कि y भैया होना चाहिए जीरो, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रही है, यहां पर अगर -6 है तो यहां पर +6 होना चाहिए। तो यानी मैं क्या करूंगा, 3x को उठा के +6 करूंगा, x = 2 आएगा। फटाफट देखो वैल्यू किस चीज की पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है 6x + y, 6x + y। x = 2 है तो 6x हमारा हो जाएगा 12, y हो गया 0, 12 में 0 का ऐड कर दिया, हमारा 12 आ गया और हमारा आंसर क्या आ गया। ठीक है, मैं आपको ये चीज इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वैसे तो मैं जो मेरे स्टूडेंट है वो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करके उसका पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, एक स्टेप थोड़ा सा एनसीईआरटी से अप हो जाएगा, बहुत जरा सा। और जो बच्चा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर क्लासेस अटेंड करी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, क्या कह रहा है भाई कि अगर ये डिटर्मिनेंट सेम है तो इस mod x की वैल्यू बतानी है। mod x की वैल्यू का क्या मतलब है, यहां पर ये स्मॉल लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी एक हमारे पास प्रिंटिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पर ये ऐसे है mod x छोटा वाला, मतलब x प्लस आए चाहे माइनस आए उस पर ध्यान नहीं देना, उसको निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आ रहा है 3 और इधर से 4 दूना 8, 8 3 इधर से मेरा आ रहा है 11, इधर से कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस हमारा 5। इसको आप सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू प्लस माइनस भी आ सकती है, तो उसको हमें क्या कर लेना है, केवल प्लस वाला कंसीडर करना है, क्योंकि ये मॉड लगा के दे रखा है। आंसर मैंने चेक किया ऑलरेडी लगा रखा है, तो आप आंसर में कर सकते हो। ठीक है, तो 11 5 16 सॉल्व कर लो फटाक से। 2x स्क्वायर = 11 + 5 हो गया 16, x स्क्वायर = हो गया 2 से कैंसिल कर देंगे 8, x = हो गया √8 यानी 2√2। सीधी सीधी बातें हैं, प्यार मोहब्बत से, कुछ करना नहीं है, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन, इसका 2√2 आंसर हो गया, हमने देख लिया। अब आगे जरा सा देखने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, और या फिर आप यानी 3 इनमें से ट्रू है, एक फॉल्स है, उसी ट्रू की तलाश करनी है हमें। ठीक है, तो जरा सा ऑप्शन धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको बताया। अब देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। भाई डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब इन्वर्टिबल मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो अगर नॉन सिंगुलर है ना भैया, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। आप किसी चीज A इनवर्स की तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, और उसी को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि अगर नॉन सिंगुलर है तो ध्यान रखना उस टाइम पे हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आगे 3 स्टेटमेंट और हैं, उसको भी देख लेते हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, पता लगाना है हमें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, एक तो पहला तो हमने बता दिया फॉल्स है। ठीक है जी, दूसरा देख लेते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल
इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। ये तो बहुत सही है, इन्वर्टिबल तब होता है जब ए इनवर्स मिले, ए इनवर्स तब मिलता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वाले को नॉन सिंगुलर कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन है, कुछ करना है नहीं, हलवे की तरह आपको खा लेना। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। अगला कह रहा है इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज जीरो, देन देयर सम इज। यहां पर एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं जरा सा, करेक्ट आंसर बताना है ना हमें यहाँ पर। तो हमारा बी तो करेक्ट है, ए फॉल्स हो गया। तो ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी हमारी, क्योंकि आपको पता है कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो के साथ अगर आप एलिमेंट, एक रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। इसकी चर्चा क्लास में डिटेल में हुई है और मैंने सारा ये नोट्स आपको लिखवा रखा है। ऑल्दो ये चीजें एनसीईआरटी और जेईई मैन के बैचेस में भी मैंने सारा करवाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समरी में चलेंगे, सीधे सीधे करेंगे। अब ये चीज होगी ट्रू, ये भी है भैया ट्रू, ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एट ए क्यूब इज इक्वल टू, ये कोई रिजल्ट तो होता नहीं है, उसमें ए की पावर n, इधर इसकी पावर समथिंग n-2 करके आता है, वो फार्मूला हमने डायरेक्ट करा है, तो ये हमारा फॉल्स है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे कट कर दिया डायरेक्ट। बेटे ऐसा है ना कि इसके जो रिजल्ट्स है ना यहाँ पे, क्योंकि ये केवल मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया ऑलरेडी, डिटेल में कराया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी एंड सी, बी एंड सी। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या चल रहा है, नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग। अब भाई इंटरवल इंक्रीजिंग करके कैसे निकलेगा ये, इंटरवल इंक्रीजिंग की याद करो। अब सॉल्व तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे। और डिक्रीजिंग अगर इसने पूछा होता, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में सॉल्व करा रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको हिंट करता हुआ चल रहा हूं कि कैसे हमें करना है। अगर डिक्रीजिंग पूछता तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे, लेस देन जीरो, एक इनइक्वालिटी बनेगी, उस इनइक्वालिटी से हमें कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यू। तो आंसर हमारा दे रखा है सी वाला, ये है आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। अगर आपको डिक्रीजिंग पूछा होता तो इसके अलावा जो इंटर बनेगा, यानी इसको अगर आर में इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो डिक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीधी सीधे क्वेश्चन है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें करना क्या है। अब ये कैसे आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे, इसको बोर्ड में अलग तरीके से लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे सीयूईटी हो चाहे मेन वगैरह हो, उसमें अलग तरीके से ट्रिक से निकालते हैं, तो वो चीजें हमने निकाल के आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम जरा सा आगे चल रहे हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर पे, सीधे सीधे क्या कह रहा है भैया, d2y बाई dx2 कैसे यहाँ पे निकालना है। देखो इसमें हमें करना है, ये ध्यान रखना है आपको जरा सा, इसमें हमें ये चीज करनी है। इसमें देखो अब ये फंक्शन किस में दे रखा है, टी में दे रखा है फंक्शन, ध्यान है ना आपको। तो टी में दे रखा है, तो यहाँ पे देखो एक्स भी टी का फंक्शन है, चलो एफ टी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको नोट की तरफ, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। थ्योरी थोड़ी बतानी बच्चों जरूरी है आपको, अगर थ्योरी नहीं बताई तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और वाई इज इक्वल टू भी जी ऑफ टी। अगर ऐसे क्वेश्चन में मिले तो इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे dy बाई डी टी, डिवाइड कर देंगे उसको dx बाई डी टी से, तो डायरेक्ट रिवर्स करके लिख देता हूँ dt बाई डी एक्स, ठीक है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है मैं dy बाई डी x2, इस केस में ये जो पूरा नंबर आता है, ये जो पूरा सिस्टम आएगा, इसको d बाई डी टी में रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स को, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे dx बाई dt बाई dx में, ठीक है जी। ये चीज अगर आपने कर दिया तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, मैटर हो गया सॉल्व। यानी सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, अगर डायरेक्ट टी में दे रखा है और सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, जैसा यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरी एक सलाह माननी है। वो सलाह क्या है, मेरी सजेशन क्या है कि भैया पहले dx बाई डी टी निकाल लो कि सीधा सीधा दे रखा है बच्चों, इसमें तो कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद dy बाई डी टी निकाल लो, फिर dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स कर दो, डिवाइड कर दो उसको dx बाई डी टी से, यहाँ पे एक t के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर से d2 बाई डी एक्स टू कैसे निकलेगा,
इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, जैसा मैंने अभी बताया, फिर टी की वैल्यू डाल दो। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एकदम माल है, फटाफट टिक करते हुए जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, बी इसका आंसर है, एक बार करके चेक कर लेना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स हैं, सीधे सीधे करने हैं आपको, ये तो क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, dx में ये है इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एक x इसका कॉमन आ जाएगा, वो आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर एक ये भी आपका सीधा रिजल्ट हमने करा रखा है, तो इंटीग्रेशन के सीधे हैं। अब ये सॉल्व कराऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये समझ रहे हो, लेकिन क्लास के जो बच्चे हैं उनको तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो सारा ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आंसर बताने के लिए करी है। तो हमारे पास ये मैच द फॉलोइंग में आपको देख लेना है, ये हमारा मैच करेगा सी पर, इसको आपको देख लेना है क्योंकि इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो रहे हैं। उसके बाद हमारा ये था प्रॉब्लम नंबर कौन सा था भैया, 7। और प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं। क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड लाइन x इज इक्वल टू t। डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है यहाँ पर बच्चों, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है ना। तो इंटीग्रेशन याद करो, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से जा रही है इंटीग्रेशन की, 0 से 2, और y की क्या वैल्यू है 8x, केवल ऊपर वाला पोर्शन ले रहे हैं तो रूट में y की वैल्यू रूट में 8x dx, यानी रूट में 8x। अब यहाँ पर केवल ये इतना आया है, अब मैं पूरा निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्लास जिन्होंने अटेंड की है लाइव वाली, उनको तो देखो आ रहा होगा मजा, क्योंकि वो सारी चीजें समझ रहे हैं। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐप डाउनलोड करें, वहां पे जाके क्लास को देखें और इस चीज को देखें। बेसिकली इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है, तो इंटीग्रेशन ही अगर आप वहां से सीख लोगे तो आप इन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीख जाओगे। तो आपको छोटा सा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बी है इसका आंसर 32/3 या 32/3। और ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन में या 16/3 आंसर रहता है या 32/3 आंसर रहता है। अगर आपको इतना याद है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और ये दोनों में से दोनों ऑप्शन नहीं आए, केवल एक ऑप्शन है, टिक कर देना, सही हो जाएगा मेरा नाम लग के। बस मेरा नाम लेना कि सर ने ये बताया था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 नंबर, इंटीग्रेशन की पहली वाली प्रॉपर्टीज में लग रही है, सीधे सीधे है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। एफ ये वाली प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहाँ पर, ये वाली प्रॉपर्टी है जी इसमें, रूट ऑफ ए एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेम रहेगा 0 से a, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यही लगाओगे ये, अच्छा ये सम वाला है, तो यानी एक और है, एक सेकेंड, इसको तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको एक बार और मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना के इसको कर लेते हैं क्लियर। फिर यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, वो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी, एक तो मैंने लिख दिया वहाँ पे, एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, a से b fx dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब यहाँ पर क्या करना है, जो बात मैंने बोली है वही प्रॉपर्टी लगाना है, दोनों को ऐड कर देना है, समथिंग π/2 इसका आंसर आता है। अगर ध्यान रखना इसका आंसर तो π/2 आएगा, इसका जो आंसर है ना वो हमारा है π/2, ये वाला। अब सोचो अगर इसमें ये वाला आए, एक क्वेश्चन इसमें और बड़ा पेट क्वेश्चन होता है, 0 से π/4, और यहाँ पर हमारा होता है sin x और नीचे होता है sin x प्लस cos x dx। एक ये होता है, एक होता है जिसमें ऊपर cos x हो जाता है, नीचे sin x प्लस cos x। ऐसे 2-3 हैं जो मैंने क्लास में करवा रखे हैं। इन सब में आंसर क्या होता है आंसर चेंज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओगे, ऐड करोगे, एलसीएम लेके फटाक से आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं होता। मेरा जो जोर देने का मुद्दा है, जिस पॉइंट में मैं इंफेसिस करना चाहता हूँ कि इसमें करना क्या होता है कि वही प्रॉपर्टी इसमें लगा देनी होती है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें भी 2 बार आप एक बार आप ऐड करके लगाओ, फटाक से खेल खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 9 नंबर हो गया, फिर आते हैं हम 10 नंबर पे। ये हमारा है 9 नंबर, उसके बाद है यहाँ पर 11, 14, फिर यहाँ पर है हमारा 10 नंबर। अच्छा, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0,4 से डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। अब डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखना,
अब 2 4 से पास करता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको पता है, मज़ेदार होता है। क्या है? y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। क्या है ये? x माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट y डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो यहाँ पर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो y वाला y के साथ कर लो, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ आगे। ये सब देखो धीरे धीरे कर रहा हूँ स्टेप्स के लिए, नहीं तो मेरे क्लास के जो बच्चे हैं डायरेक्ट इसमें सोल्यूशन पे पहुँच जाते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो y इज इक्वल टू एक्स या x इंटू सी। ये पास किस पॉइंट से कर रहा है जरा ध्यान रखो, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2,4 से। किससे पास कर रहा है? x बराबर 2 और y बराबर 4 से पास कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 4 रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है, c यहाँ पर आ जाएगा। और c की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई 2। c की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2। जब c की वैल्यू निकल के 2 आ गई तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स सी, यानी y इज इक्वल टू 2x हमारा हो गया सोल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्व करने का मन नहीं था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन थोड़े से यूनिक होते हैं, डायरेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा इसने फंसाने की कोशिश की है। तो हमारा जो सोल्यूशन आया है वो आया है y इज इक्वल टू 2x। अब y इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या है कि जो भी x है y उसका डबल है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी x है y उसका डबल है। इसमें देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, तो ये इस पॉइंट पे रहेगा। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू उसकी डबल यानी -4, ये भी उस पे रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1/2 है तो -1/2 का जो डबल होगा, इसका जो डबल होगा यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 होगा, ये भी इस पे रहेगा। यानी जो जो डबल है, जिस में x का डबल y है वो उस कर्व पे रहेगा, तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। अब इसमें क्या कर रहा है? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हाफ, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो इसमें देखो, x की वैल्यू जब 1 करोगे तो y की वैल्यू 2 × 1, y की वैल्यू हाफ ना होके 2 आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये चीज जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर यानी y इज इक्वल टू 2x पर ये पॉइंट लाई नहीं करेगा। ठीक है, इतनी चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो बिंदु मैंने बोला या ये जो पॉइंट मैंने बोलने की कोशिश की है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे पास कर रहा है, इसका मतलब है कि इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालोगे तो एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, उस लाइन पे कौन कौन पॉइंट आएंगे, कौन कौन नहीं पॉइंट आएंगे, वो इसी रिलेशन से तय हो जाएगा। x इज इक्वल टू यानी x की जो वैल्यू है y की वैल्यू ट्वाइस है, उसकी डबल है, तो जो जो डबल है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसका आंसर होगा। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आगे चलते हैं।